मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गुर्बत तो मुझे जैसे मुफ्त में मिली थी। मैंने जब से होश संभाला था, घर में हर वक्त तंगदस्ती देखी थी और इस तंगदस्ती को मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था। मुझे लगता था कि मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। अमीरी क्या होती है और 2 वक्त का खाना सुकून से लोग पेट भरकर कैसे खाते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मेरी दुनिया अपने जैसी ही गरीब लोगों के आसपास घूमती थी, जिसमें गुर्बत ही गुर्बत थी। मैं तो फिर भी खुशकिस्मत थी कि इकलौती थी, लेकिन मेरे मोहल्ले में हर कोई 3 से 4 या ज्यादा बहन भाई होते थे और उनको एक वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। मेरे बाबा मजदूरी करते थे, कभी काम मिल जाता और कभी नहीं। माँ भी ऐसे ही काम करती थी, लेकिन फिर भी हम अपनी बस्ती से बहुत से लोगों से ज्यादा धनी थे। जिस दिन लगातार मेरे बाबा को काम मिलता रहता वो हमारे लिए दीपावली की तरह होता था। लेकिन मेरी माँ बहुत ही अच्छी और दयालु थी। कभी ऐसा होता कि हमारे घर में कोई चीज होती और अगर वो थोड़ी सी भी बच जाती तो उसको दूसरे वक्त के लिए रखने की बजाय आस पड़ोस में दे दिया करती थी कि वो सब मजबूर लोग हैं और उन्हें भगवान पर बहुत भरोसा था। वो हमेशा कहती थी कि जिसने एक वक्त का खाना दिया है वो अगले वक्त का भी जरूर देगा। और यही चीज बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और मैं अभी 10 साल की हो चुकी थी। हमारी बस्ती में मेरी उम्र के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था, लेकिन मैं काम नहीं करती थी, सिर्फ घर संभालती थी और मेरी माँ और पिता दोनों काम करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे बाबा बीमार हो गए और वो इस कदर बीमार थे कि वो काम पर भी ना जा सके। वो काम ढूंढने जाएंगे नहीं तो घर में तो काम आ नहीं सकता था। माँ की आमदनी से या तो बाबा का इलाज हो सकता था या फिर हमारा पेट भरा जा सकता था। इसलिए मैंने माँ से कहा कि बाबा का इलाज ज्यादा जरूरी है। वो महीना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल का था। डॉक्टर का एक ही कहना था कि दवाई के साथ अच्छी खुराक की भी जरूरत है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ इतने पैसे थे कि या दवाई खरीद सकते थे या 2 वक्त का खाना पूरा कर सकते थे। अच्छी खुराक तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाई थी, लेकिन बाबा के लिए आखिर मुझे भी घर से बाहर कदम निकालना पड़ा और अब माँ के साथ मैं भी काम पर जाया करती थी। माँ अलग अलग जगहों पर सफाई का काम किया करती थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से मुझे काम नहीं मिलता था। रोजाना माँ के साथ जाती और खाली हाथ वापस आ जाती। कभी ऐसा होता कि काम मिल जाता और कभी नहीं। मुझे ऐसे काम के लिए जाता देखकर मेरे बाबा बहुत परेशान होते थे। मुझे काम की तलाश में परेशान होता देखकर हमेशा खुद को ही दोष देते कि काश वो बीमार ना होता और मुझे काम के लिए बाहर ना जाना पड़ता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वो बाप जो अपनी बेटी को सिर्फ बाहर काम के लिए जाते देखकर इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, कभी वो भी कोई गलत रास्ता अपना सकता है। मेरे बाहर जाकर कमाने की कोशिश करने से एक और नुकसान ये हुआ कि मैंने बाहर की दुनिया देख ली। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े, ये बड़ी बड़ी इमारतें, इतना ज्यादा पैसा, ये सब चीजें मैंने नहीं देखी थी, ना मैं उनके बारे में जानती थी। मुझे तो लगता था कि जिंदगी बस ऐसी ही है जैसे हमारी बस्ती के लोगों की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोगों के पास इतना पैसा भी होता है और मुझे इससे पहले अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं था। मैं तो खुश हुआ करती थी कि मेरी जिंदगी बाकी सबसे बहुत अच्छी है। लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी से गिले पैदा होने शुरू हो गए थे। मुझे लगता था कि मुझे भी हक है मैं ऐश से जिंदगी गुजार सकूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर सकूं, बड़े बड़े घरों में रह सकूं, अच्छे से अच्छा पहन सकूं और सबसे बढ़कर अच्छे से अच्छा खा सकूं। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था कि जादू की छड़ी तो मेरे पास भी नहीं थी कि जिसके घुमाने से सब बदल जाता, बल्कि जो कुछ ठीक था वो भी खराब हो गया था। बाबा की बीमारी ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए थे कि मैं और मेरी माँ उससे पहले 2 वक्त का खाना खा लिया करती थी, अब सिर्फ 1 वक्त का खाना खाती और वो भी सिर्फ इतना कि हम जिंदा रह सकती। और कभी कभार तो यूं होता कि खाना सिर्फ इतना सा होता जो बाबा को दे सकती और हम लोग खुद भूखे रह जाते। मेरे दिमाग में बगावत असर उठाने लगी थी। 1 महीने बाद मेरे बाबा बिस्तर से उठे और पहले ही दिन काम के लिए निकल गए। पहले दिन काम तो ना मिला, लेकिन अपने बाबा को बिस्तर पर पड़ा देखकर जो फिक्र मुझे हर वक्त होती रहती थी वो खत्म हो गई थी। जिंदगी दोबारा से पहले डगर पर चलने लगी थी। मैं घर रहती और मेरे माँ बाप काम के लिए जाते, लेकिन अब मुझे जिंदगी देखने का शौक पैदा हो गया था। इसलिए कभी कभार जिद करके माँ के साथ बाहर चली जाती थी। मैं काम तो नहीं करती, लेकिन बैठकर बस गाड़ियां देखती, कपड़े देखती, खाना पीना देखती। मेरी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे समझाती आपके पास जो है उस पर शुक्र करो, लेकिन बेहतर से बेहतरीन की ख्वाहिश इंसान के अंदर पैदा होती ही रहती है।
और मैं उम्र के जिस हिस्से में थी वहां ऐसी ख्वाहिश करना गलत बात भी नहीं थी। मैं हर वक्त घर में इन सारी चीजों की बातें करती रहती और ख्वाहिश करती काश मेरे पास भी ये हो। बल्कि अक्सर तो मैं जिद शुरू कर देती कि मुझे ऐसे कपड़े या ऐसा खाना चाहिए। मेरी जगह कोई और होता तो शायद चोरी जैसे काम करना शुरू कर देती, लेकिन अंदर की अच्छाई मुझे कोई गलत कदम उठाने नहीं देती थी। फिर शायद एक दिन मेरी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली, या शायद मेरा नाशुक्रापन ऊपर वाले को पसंद नहीं आया। बहरहाल उस वक्त तो मुझे यही लगा कि ऊपर वाले को मेरी हसरतें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इन हसरतों को पूरा करने के लिए कोई जरिया पैदा कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मेरे बाबा घर आए तो उन्होंने खुशी खुशी बताया कि उनको पक्का काम मिल गया है। अब जो हर रोज सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की बात होती है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया है। अब रोजाना बगैर ढूंढे काम करना होगा। मेरी माँ ने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में काम मिला है, टाइमिंग ज्यादा होगी और रात की शिफ्ट में काम करना होगा, लेकिन सैलरी अच्छी दे रहे हैं। हम लोगों ने उस पर भी ऊपर वाले का धन्यवाद किया। और जब पहले महीने बाबा ने सैलरी माँ के हाथ पर रखी तो इतने ज्यादा पैसे देखकर मेरी तो आंखें ही फट गई। हमने पूरे महीने का सौदा घर में डाल लिया और कुछ पैसे बस्ती के वो जरूरतमंद जिनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था उनको दे दिए। माँ भी काम करती थी, इसलिए हमारा गुजारा चल रहा था, लेकिन पैसे बस्ती वालों को देना मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे मेरी कितनी ही ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी। इसलिए माँ से कहा कि सारी चीजों पर सिर्फ मेरा हक है, आपने ये दूसरों को क्यों दिया। लेकिन माँ ने समझा बुझाकर मुझे चुप करवा दिया कि अपनी आमदनी में से दूसरों को देना चाहिए। उस वक्त तो मैं चुप हो गई, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। कुछ न कुछ बाबा रोजाना लेकर आ जाते और कभी पैसे भी ले आते। जब मेरी माँ पूछती कहाँ से आए हैं तो हमेशा कहते थे कि मेरे काम से खुश होकर मालिक ने इनाम दिया है। हमारे घर के हालात सबसे अच्छे होने लगे। बस्ती में अब हम सबसे धनी थे, लेकिन मेरी माँ अजीब सी हालत में थी। एक दिन बाबा ने बताया कि उनके काम की शिफ्ट चेंज हो गई है, वो रात को नहीं बल्कि दिन में काम किया करेंगे। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबा रात को घर नहीं होते थे तो मुझे डर लगता रहता था। लेकिन जिस दिन से मेरे बाबा की शिफ्ट चेंज हुई उस दिन से उन्होंने एक अजीब काम शुरू कर दिया था। वो रोजाना रात को एक दूध के गिलास में मुझे कच्चा अंडा डालकर देते, बल्कि जबरदस्ती पिलाते भी कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है। पहले दिन दूध में अंडा डालकर दिया तो मुझे इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके डर से मैंने पी लिया और मुझे ऐसी नींद आई जैसे किसी ने नींद की दवा दी हो। और वैसे भी इस उम्र में तो नींद बहुत ज्यादा आती है। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ रो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो खामोश हो गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा तो चुपचाप सुबह काम पर चले गए थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा। रोजाना बाबा मुझे दूध में अंडा डालकर देते और अगर कभी मैं कहती थी कि मैं खुद डाल लूंगी तो मना कर देते कि नहीं, ये मैं करके दूंगा। मुझे ये भी बाबा की मोहब्बत ही लगती थी और मैं खुश होती थी इस बात से। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता, जब भी मैं सुबह उठती माँ रो रही होती, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बताया कि वो क्यों रोती है। मैंने गुर्बत में भी माँ को रोते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आता कि उनके साथ मसला क्या था। माँ हर वक्त परेशान रहने लगी थी और मेरे लाख पूछने पर भी कभी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। मुझे कभी तो गुस्सा आता और कभी फिक्र होती कि न जाने ऐसी कौन सी परेशानी में मेरी माँ घिरी हुई है जो शेयर नहीं कर सकती। शायद वो मुझे छोटा समझकर परेशान नहीं करना चाहती। मैंने सोचा जो भी होता है कहीं रात को ही होता है, क्योंकि सुबह मेरी माँ रो रही होती थी और अब मुझे ये पता लगाना था कि ये सब क्या सिलसिला है। और फिर एक दिन मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नींद ना आए, लेकिन मुझे नींद आ जाती थी, जैसे उस दूध में नींद की दवा हो। जब 2-3 दिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मेरी नींद खत्म ना हुई तो मैंने किसी को बताए बगैर एक दिन दूध नहीं पिया। मेरे बाबा मुझे अपने सामने ही दूध पिलाते थे, लेकिन अब 2 महीने हो चुके थे इस बात को और उन्हें यकीन था कि मैं दूध पीती हूँ, इसलिए वो ज्यादा नजर नहीं रखते थे। और उस दिन मुझे ऐसा ही मौका मिल गया। दरवाजे पर एक व्यक्ति आया और मेरे बाबा चले गए। मैंने दूध नहीं पिया और हमेशा की तरह मैं बिस्तर में घुस गई। थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन आज मुझे वाकई ही नींद नहीं आ रही थी। 10 मिनट बाद मेरे बाबा अंदर आए और उन्होंने आकर मेरे कमरे में देखा। मैं तो जाग रही थी, लेकिन मैंने पता नहीं लगने दिया। उन्होंने भी दरवाजे से ही देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद घर से बाहर बातों की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर वो आवाज हमारे आंगन में आने लगी, जैसे कुछ लोग लड़ रहे हों।
और मैं चुपके से उठकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसको जरा भी खोलने की कोशिश नहीं की और उसी दरवाजे से बाहर झांक कर देखने लगी। लेकिन बाहर के मंजर पर नजर पड़ते ही मुझे यूं लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोकी, क्योंकि अगर मेरे मुंह से जरा भी आवाज निकलती तो बाहर सबको पता चल जाता कि मैं अंदर हूं और जाग रही हूं। उसके बाद न जाने मेरे साथ क्या होता। मैं फौरन बिस्तर पर जाकर लेट गई। अब मुझे किसी हद तक अपनी माँ के रोने की वजह समझ आ गई थी। बहुत सोचने पर भी मुझे नहीं मालूम हुआ ये सब क्या है और मेरे बाबा ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। ये सवाल मैं माँ से नहीं कर सकती थी और बाबा से तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह मेरी माँ रो रही थी और मेरे बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मुझे घर में आने वाली चीजें और हर वक्त मिलने वाले पैसों से कोई मतलब नहीं था। मुझे मालूम हो गया था कि पैसे कहाँ से आते हैं और मेरे बाबा क्या कर रहे हैं। काश ये मंजर मैं कभी ना देखती जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। अब मैं और ज्यादा चौकन्ना हो गई थी। मैं दोबारा वो सब नहीं देखना चाहती थी, इसलिए अब खुद ही चुपचाप दूध पी लेती ताकि बेहोशी की नींद सो जाऊं और मुझे मालूम भी ना हो कि क्या हुआ है। लेकिन सोने से पहले मैं अपना दरवाजा अंदर से बंद करना नहीं भूलती थी। मैं अपने ही घर में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी और मेरे बाबा जिसकी शान और शौकत का पुतला मेरे दिमाग और दिल में बना हुआ था, वो पुतला टूटकर बिखर चुका था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरी ख्वाहिशों की वजह से शायद मेरे बाबा इस रास्ते पर चल पड़े हैं और मेरी माँ वो तो बेगुनाह होते हुए भी सजा भुगत रही थी। काश मैंने अच्छी और बेहतरीन चीजों की ख्वाहिश ना की होती। अब तो घर में आने वाले रंग बिरंगे खाने भी अच्छे नहीं बल्कि दुश्मन लगते थे। बाबा मेरे लिए जो चीज लेकर आते मुझे जहर लगती थी। बाबा से नफरत होने लगी थी मुझे। माँ को रोता देखकर बहुत दुख होता। कभी दिल चाहता कि माँ को बता दूं कि मैं उनका राज जान चुकी हूँ और माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन उसके अलावा कोई ठिकाना भी तो नहीं था, क्योंकि यही बस्ती हमारा ननिहाल भी था और ददिहाल भी। लेकिन वो सब मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, किसी भी आदमी से नहीं। बल्कि बात अगर जरा सी भी निकलती तो शायद हमें इस बस्ती में भी रहने ना दिया जाता, क्योंकि इस बस्ती का एक कानून था जो उन सब लोगों ने खुद ही अपने ऊपर लागू कर लिया था कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई कभी भूले से भी किसी गलत चीज के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि सभी मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग थे, लेकिन एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। समझ नहीं आता था कि इसी बस्ती में रहकर बड़े होने के बावजूद मेरे बाबा कैसे कोई गलत काम कर सकते हैं। और फिर वो तो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और वो अक्सर कहा करते थे कि तुम काम भी मत किया करो, मैं कमा कर लेकर आ तो रहा हूँ। तो फिर मेरी माँ को ऐसा आदमी इस आग में कैसे झोंक सकता है। और मेरी वो माँ जो हर बात में मुझे भगवान और उसके कानून के बारे में बताया करती थी, वो इतना कुछ क्यों सह रही है? वो क्यों शोर नहीं मचाती? क्यों लोगों को नहीं बताती? एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो एक और कयामत मेरे इंतजार में थी। मेरी माँ अपने ही घर के आंगन में बेहोश पड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गई और पानी डालकर उसको होश में लाया। मैंने माँ से कहा कि किसी को बुला लेती हूँ और आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन मेरी माँ ने फौरन मुझे रोक दिया और उन्होंने कहा कि कभी किसी हालत में भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं यहाँ बेहोश पड़ी थी। बस तुम जुबान पर ताला लगा लो। अगर माँ पहले वाली हालत में होती तो शायद सवाल करके मैं माँ की जान खा जाती। लेकिन उस रात के देखे हुए मंजर के बाद मुझे अपनी माँ की बात की समझ आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी जुबान को ताला लगा दिया और किसी से कोई बात न की। मैंने पहले से बढ़कर अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शायद ये मेरी तरफ से एक प्रयास करने की कोशिश थी। मेरे बाबा रोजाना 4 या 5 बजे के करीब आ जाते थे, लेकिन उस दिन 9 बज गए और अभी तक वो नहीं आए थे। हम लोग बाबा का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आए। इसी चक्कर में रात हो गई और वो पूरी रात ही हमारी बेचैनी में गुजरी। लेकिन बाबा को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन पूरा दिन बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था और जब दूसरी रात आई और बाबा नहीं घर आए तो माँ के साथ साथ मेरी परेशानी भी हद से ज्यादा बढ़ गई। जैसे भी थे, अब थे तो मेरे बाबा ही, और क्या पता उनके साथ क्या हुआ हो। वो ठीक भी थे या नहीं थे, कुछ मालूम नहीं था। मैंने माँ से कहा कि अगर आज रात भी बाबा ना आए तो हम सुबह उनकी फैक्ट्री में जाकर उनके बारे में पता करेंगे। लेकिन माँ ने बताया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि वो किस फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। वक्त गुजरता रहा और जब तीसरे दिन भी बाबा के बारे में कुछ पता न चला तो मेरी माँ ने लोगों से मदद मांगी। जब बस्ती में सबको पता चला कि तीसरा दिन है, मेरे बाबा के बारे में कोई पता नहीं चल रहा,
तो सबको ही फिक्र शुरू हो गई। मैं चाहती थी कि हम वो राज भी सबको बता दे, लेकिन माँ की जुबान पर ताला लगा था। वो बिल्कुल चुप थी और माँ की वजह से मैं भी चुप थी। हर कोई अपनी तरफ से बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी बस्ती में कोई भी नहीं जानता था कि मेरे बाबा कहाँ पर काम करते हैं। उस सब में एक हफ्ता गुजर गया तो हमारी बस्ती के जो सरपंच थे या जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए, क्योंकि बस्ती के करीब करीब सभी अस्पतालों में सब देख आए हैं, लेकिन मेरे बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। बाकी करीब की फैक्ट्रियां वगैरह में भी सब चेक कर आए थे। मेरी माँ अपनी बस्ती के कुछ लोगों के साथ जाकर थाने में बाबा की गुम होने की रिपोर्ट लिखवा आई। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी हमारी दरख्वास्त पर कोई तवज्जो ना दी गई, क्योंकि गरीबों ने कानून वालों का क्या बिगाड़ना होता है, इसलिए वो ऐसी दरख्वास्तों पर कम ही ध्यान देते थे। आखिर एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम आखिर सबको बता क्यों नहीं देती कि बाबा क्या काम कर रहे थे और उसमें तुम्हें क्या करना पड़ा। शायद इस तरीके से मेरे बाबा की कोई खबर मिल जाए कि वो जिंदा भी है या किस हालत में है। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम है। मैंने बताया कि मैंने एक दिन दूध नहीं पिया था। उसके बाद वो और ज्यादा रोने लगी और फिर उन्होंने बस्ती के दो समझदार लोग देखकर सच बता दिया। सब सुनने के बाद तो उन लोगों ने कहा कि अगर अब मिल भी जाता है तो हम उसको इस बस्ती में नहीं रहने देंगे, लेकिन मेरी माँ और मेरी मिन्नत करने पर वो तैयार हो गए कि कम से कम उनको ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेंगे, और उन्होंने जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। इस बात के सुनने के बाद तो पुलिस को काम करना ही था, क्योंकि मेरे बाबा जिस गलत काम में पड़ चुके थे ये केस पुलिस के लिए अहम था। और फिर जब हकीकत जानकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो एक हफ्ते में ही मालूम हो गया कि मेरे बाबा कहाँ काम करते थे, और उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले आई। लेकिन उस फैक्ट्री में कहीं भी मेरे बाबा नहीं मिले थे। मैं भी गई थी साथ। वहां पर पुलिस ने मेरी माँ का बयान लिया तो मुझे भी सारी हकीकत मालूम हुई कि मेरे बाबा गुर्बत से तंग आकर एक फैक्ट्री में नौकरी के लिए गए। उन लोगों ने उसको नौकरी पर रख लिया। उसे मालूम नहीं था कि वहां पर क्या काम होता है। शुरू में रात की शिफ्ट पर रखा और ये खुशी खुशी काम करने लगे। ये सफाई सुथराई का काम करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि वो कोई आम फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वहां पर हेरोइन वगैरह बनाकर पैक की जाती है, जिसे स्मगलिंग कहा जाता है। और ये मेरे पति को पता चल गया था। और जब उन लोगों को पता चला कि उनको उनका राज मालूम हो गया है तो उन लोगों ने मेरे पति पर नजर रखना शुरू कर दी। और जिस रात मेरी बेटी ने ये सब देखा उस रात वही लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे पति को काबू करके मुझसे बदतमीजी से बात की थी। और ये सिर्फ एक डेमो था कि अगर उसने अपनी जुबान खोली तो उसकी पत्नी की इज्जत सारे बाजार नीलाम कर देंगे। और मेरे पति को तो जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा पति इस दलदल में फंस चुका था, वो भी वहां से निकल नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि उन सब के खिलाफ सबूत कानून तक पहुंचा सके, या कुछ ऐसा किया था कि जिससे मेरा पति उनकी नजर में आया। और उस दिन रात को कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझको मारकर बेहोश कर दिया था और मेरे पति को जबरदस्ती उठाकर ले गए थे। और वो अपनी बेटी को नींद की दवा इसलिए देते थे कि मेरी बेटी को कुछ पता ना चले और उनको भी उसके बारे में कुछ पता ना चले। वो लोग किसी भी वक्त हमारे घर आ सकते हैं। उन्होंने हमारे घर में हेरोइन स्टॉक करना शुरू कर दी थी और उस रात वो मेरे पति को ले जाने के साथ साथ सारा स्टॉक भी ले गए थे। इस बयान के बाद उन मुजरिमों को कोई नहीं बचा सकता था। उनसे जब मेरे बाबा के बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने बताया कि वो हमारे सारे राज जान चुका था और उसके पास सारे सबूत थे और वो किसी पुलिस ऑफिसर तक ये सारे सबूत पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा था। इसलिए हमने उसको मार दिया है और उसकी लाश हमने फला जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदकर दबा दी थी। और अब तो इतना वक्त हो गया था कि लाश वैसे ही फटकर खत्म हो चुकी होगी, लेकिन मुझे मेरे लालच की एक ऐसी सजा मिली कि सारी जिंदगी के लिए अपने बाबा से हाथ धो बैठी। मुझे लगता था कि इन सारी गलत चीजों में मेरे बाबा शामिल हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो तो सिर्फ मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस दलदल में फंस गए थे। मगर फिर भी उन्होंने उस सब से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।